Hello students, welcome back in the second part of our topic money. ओके तो फर्स्ट पार्ट में हमने मनी को रुपीज़ से पैसे में और पैसे से रुपये में कन्वर्ट करना सीखा था और उसके साथ साथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न बहुत सारी चीज़ों को हम लोग सीखे थे फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। और उस पर कुछ प्रैक्टिस भी किए थे हम लोग, है ना। तो अब हम लोग जो भी सीखे अभी तक ये कन्वर्जन से लेकर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न तक, इन सब का यूज़ करते हुए हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ एक छोटा सा टॉपिक है एस्टिमेटिंग मनी को एस्टिमेट करना सीखेंगे, ठीक है। तो ये एकदम टॉपिक सिमिलर है जैसा हम लोग पहले के टॉपिक्स में सॉल्व किए हैं, या जो नॉर्मली हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स बनाते हैं एकदम वैसे ही है। पढ़ना है, समझना है और फिर हमें ये अपना लॉजिक यूज़ करके ये बताना है कि हम लोग या मतलब ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, इतना ही करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है जेनी बॉट फ्रूट्स फॉर रुपीज़ 223.65, मतलब 223 रुपीज़ 65 पैसे, यही हम लोग जाने हैं। इसका मतलब यही होता है। एंड वेजिटेबल्स फॉर रुपीज़ 348.75, मतलब 348 रुपीज़ 75 पैसे। हाउ मच डिड शी स्पेंड, स्पेंड करना मतलब खर्चा करना, कितना वो खर्चा की जब वो फ्रूट्स खरीदी और वेजिटेबल्स खरीदी जो गिवन अमाउंट है उसका, तो कितना उसका खर्चा हुआ ये हमें बताना है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसमें स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग, ओके। तो क्या लिखे हम लोग, जेनी बॉट फ्रूट्स, है ना। तो अमाउंट या कॉस्ट ऑफ फ्रूट्स या अमाउंट स्पेंड ऑन फ्रूट्स, ठीक है ना। हम लोग को थोड़ा देखना है कि जो सबसे सूटेबल हो, है ना, जो आसानी से जिसको पढ़ते ही समझ में आ जाए वैसा लिखें। तो अमाउंट स्पेंड ऑन फ्रूट्स मतलब फल पर कितने खर्च हुए। अमाउंट स्पेंड ऑन फ्रूट्स इज इक्वल टू रुपीज़ 223.65। आपको बताया गया था ये रुपीज़ का सिंबल है, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, है ना। लेकिन वहाँ पे RS लिखा हुआ है तो इट्स ओके, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम लोग वही लिखते थे RS, रुपीज़ का शॉर्ट फॉर्म, है ना। फिर बाद में ये सिंबल आया तो अब यही ज़्यादा यूज़ होता है, वो भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और क्या, अमाउंट स्पेंड ऑन वेजिटेबल्स, कितना हो गया 348.75, ठीक है। तो हमने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे जो भी अमाउंट स्पेंड हुआ उसको मैंने लिख लिया। अब हम लोग को क्या बताना है, टोटल कितना स्पेंड हुआ, है ना। तो लिखते हैं थस टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन, या टोटल अमाउंट स्पेंड इज इक्वल टू टोटल अमाउंट स्पेंड इज इक्वल टू क्या करेंगे, तो इन दोनों अमाउंट्स को प्लस कर देंगे। किसको किसको, तो रुपीज़ 223.65 प्लस रुपीज़ 348.75, 5 + 5 10, कैरी 1, मतलब रुपीज़ 572.40, मतलब 572 रुपीज़ एंड 40 पैसे, ये उसका टोटल एक्सपेंडिचर है। तो दिस इज द आंसर, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं। जेनी ने फ्रूट खरीदा था इतना का, वेजिटेबल्स खरीदा था, तो टोटल कितना निकालना था, तो हमने प्लस किया हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हैड रुपीज़ 800 विथ मी, मतलब मेरे पास 800 रुपया था, या ये कहिए कि 800 रुपये मेरे पास था। आई बॉट आइटम्स वर्थ रुपीज़ 368.50, है ना। मतलब जो वो आइटम्स, मतलब कोई भी चीज़ खरीदा
उसका जो प्राइस था उसका टोटल खर्चा हुआ उसका 368.50। अब क्वेश्चन क्या है कि व्हाट अमाउंट वाज लेफ्ट विथ मी, कितना अमाउंट मेरे पास अब बचा हुआ है ये बताना है आपको, है ना। तो कैसे बताएंगे, तो देखिए लेफ्ट हुआ, आप अक्सर देखते हैं जब लेफ्ट अमाउंट या लेफ्ट की बात करते हैं, बचे हुए की बात करते हैं, तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ भी हम लोग को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ये बात समझ में आ गया, बस थोड़ा सा स्टेटमेंट दे देना है ना। तो स्टेटमेंट क्या देंगे, गिवन। तो इसको हम लोग थोड़ा क्या लिखते हैं, अब एकदम एग्जैक्टली ये वाला जो लाइन है उसी को नोट करना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, तो हम इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं ना। देयर वाज ₹800, है ना, कि मतलब 800 रुपया था। तो अमाउंट स्पेंट, है ना, कुछ खरीद लिया मतलब अमाउंट खर्चा हो गया, तो उसको हम लिखते हैं अमाउंट स्पेंट। अमाउंट स्पेंट इज इक्वल टू ₹368.50, मतलब 800 रुपये था और खर्चा हो गया ₹368.50। थोड़ा सा जो स्टेटमेंट है अपने लैंग्वेज में लिखे हैं हम, है ना, तो कंफ्यूज मत होइएगा। जरूरी नहीं कि हम लोग एकदम जो लिखा है एकदम एग्जैक्टली वैसा ही लिखें। अब हमें बताना है द लेफ्ट अमाउंट, तो लिख देते हैं थस लेफ्ट अमाउंट इज इक्वल टू ₹8। अब ध्यान दीजिएगा ये तो 800 डेसिमल में नहीं है, लेकिन ये डेसिमल में है, तो हमको इसको क्या करते हैं, पॉइंट के बाद 2 जीरो डाल देते हैं, डेसिमल में ये भी हो गया। अब हम लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब क्या करना था, सब्ट्रैक्ट करना था, क्योंकि लेफ्ट अमाउंट निकालना है। लेफ्ट अमाउंट निकालने के लिए हम लोग जनरली सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट 0 - 0 0, 0 में से 5 नहीं जाएगा, बोरो लेना है किससे, 8 से लेंगे 7 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, फिर इससे बोरो लेंगे तो ये 9 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। अब इससे बोरो लेंगे तो ये 9 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। यानी अब 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 6 गया 3 और 7 में से 3 गया 4, 431.50। ये हो गया लेफ्ट अमाउंट विथ मी। ठीक है, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ ए टाई इज ₹429.25 एंड दैट ऑफ ए बेल्ट। बेल्ट का मतलब टाई का कॉस्ट इतना है, बेल्ट का कॉस्ट इतना है। तो व्हाट विच कॉस्ट मोर एंड बाय हाउ मच, मतलब टाई और बेल्ट में किसका कॉस्ट ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है, ये हमें बताना है। तो इसके लिए हमें कंपेयर करना पड़ेगा, जो दोनों अमाउंट्स हैं उनको कंपेयर करना पड़ेगा, और जो उसमें जिसका ज़्यादा वैल्यू होगा वो उसका कॉस्ट ज़्यादा है। तो चलिए पहले लिखते हैं, जो स्टेटमेंट है वो लिखते हैं। अब आप बताइए कि इसमें ये जो 579 है 0.50, ये बड़ा है ना 429.25 से। देखिए ये 500 ये 400 ऐसे ही पता चल रहा है कि ये बड़ा है। थस बेल्ट कॉस्ट्स मच। ठीक है, ये पता चल गया। एंड बाई, अब कितना ज़्यादा कॉस्ट है तो उसके लिए हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे।
ठीक है, मतलब कितना ज़्यादा है तो 150.25, इतना रुपया उसका ज़्यादा कॉस्ट है। ठीक है, मतलब कि उस बेल्ट का जो कॉस्ट है वो टाई के कॉस्ट से 150 रुपीज़ 25 पैसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है। एक्चुअली इसमें दो तरह के क्वेश्चन हैं और ऐसा तो हम लोग अक्सर अपने लाइफ में करते रहते हैं ना। आप अक्सर जब शॉप पे जाते हैं खरीदने तो आप जब कोई अपना आइटम्स खरीद लेते हैं तो आप शॉपकीपर से पूछते हैं, वो कॉस्ट बताता है कितना हो गया। अब आप क्या करते हैं, आपके पास एकदम एग्जैक्ट चेंज है तो आप तो उतना दे देते हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। आपके पास कोई एक उससे ज़्यादा ही अमाउंट का कोई नोट होगा। जैसे सपोज़ कीजिए आपका हो जाता है 79 रुपीज़ का कॉस्ट और आपके पास है 100 रुपीज़ का नोट, तो आप क्या करते हैं 100 रुपीज़ दे देते हैं उसको, और फिर वो जो आपका 79 रुपीज़ है माइनस करके आपको वो रिटर्न करता है शॉपकीपर, है ना। मतलब यह जितना उसका कॉस्ट है, आपने एक टूथब्रश खरीदा 26 रुपीज़ उसका कॉस्ट था, आपके पास 50 रुपीज़ का नोट था, आपने 50 रुपीज़ दिया शॉपकीपर को, तो शॉपकीपर क्या करेगा 50 में से 26 को माइनस करके जो आपका अमाउंट बचेगा वो रिटर्न करेगा। तो यही बात है यहाँ भी। लेकिन अब यहाँ पे समझ लेते हैं पहले, आई परचेज्ड ए डॉल फॉर रुपीज़ दिस एंड ए कैंडी फॉर रुपीज़ दिस मच एंड ए टॉय फॉर रुपीज़ दिस मच। मतलब 3 चीज़ें खरीदा है मैंने, एक डॉल, एक कैंडी और एक टॉय, है ना, उसका प्राइस लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन है व्हाट डिड आई स्पेंड इन ऑल, मतलब सब मिलाकर मैंने कितना स्पेंड किया। तो पहले चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। कॉस्ट ऑफ डॉल, कॉस्ट ऑफ कैंडी, कॉस्ट ऑफ टॉय, ठीक है, सबका कॉस्ट हो गया। तो टोटल स्पेंट अमाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम सबको प्लस कर लेते हैं। ठीक है, यहीं पे करके लिख देते हैं, आप अलग कर लीजिएगा। 5 + 5 10 1 9 10 होगा ना, 10 का 0 फिर कैरी 1, 6 2 8 8 16 1 756.00 इतना हुआ उसका टोटल स्पेंड। टोटल जो खर्चा हुआ कितना हुआ ₹756। जो ये तीनों चीज़ वो खरीदा उसका टोटल खर्चा कितना हो गया 756। लेकिन अब देखिए उसके बाद क्या करता है वो, जैसे कि मैंने कहा अब 756 का चेंज में भी ना हो उनके पास या जो भी हैं, तो अब क्या करते हैं वो कि गिव ए 500 रुपीज़ नोट, 5 रुपये का एक नोट दे दिया और क्या दिया 300 रुपीज़, मतलब 100 रुपीज़ का 3 नोट दिया। तो टोटल कितना हो गया देखिए। तो तब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं टोटल मनी गिवन टू शॉपकीपर। नाउ टोटल मनी गिवन टू शॉपकीपर, कितना दिया गया है टोटल, तो 500 का एक नोट है और 100 रुपीज़ का 3 नोट दिया है। तो सबको ऐड करेंगे ना, तो
कितना हो गया 800 हो गया ना, मतलब 800 उन्होंने क्या किया शॉपकीपर को दिया, मतलब उनको देना था 756, लेकिन 756 चेंज नहीं था तो उन्होंने क्या किया कि 500 का और 100 का 3 नोट मिलाकर 800 रुपीज़ शॉपकीपर को दे दिया। अब शॉपकीपर कितना रिटर्न करेगा, या ये कहिए कि वो जो उन्होंने दिया 800 रुपीज़ उनको कितना मिलेगा वापस। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे नीचे स्पेस नहीं तो यहाँ पे लिख रहे हैं थस अमाउंट दैट आई विल गेट बैक, thus the amount that I will get back is equal to कितना दिया था 800 दिए थे, इसको 0.00 कर लेते हैं और कितना उनका हुआ था 756, मतलब वो इसमें से इतना माइनस करके तब रिटर्न करेंगे। तो माइनस कर लीजिए तो हो जाएगा 444 रुपीज़, मतलब 44 रुपीज़ उनको रिटर्न करेगा वो शॉपकीपर। ठीक है, तो इसी तरह से थोड़ा क्वेश्चन लंबा था बट 2 स्टेप में बना है। पहले तो हमने निकाला कितना खर्चा हुआ, ऊपर से कितना पैसा दिया, तो जो दिया और जितना खर्चा हुआ उसमें माइनस कर लेंगे तो वो आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये तो बहुत ईजी है। कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर इज ₹12.45, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 75 सच इरेजर। मतलब एक इरेजर आप समझते हैं जो आप यूज़ करते हैं अपना पेंसिल्स से लिखा हुआ को मिटाने के लिए, तो उसको जब आप खरीदते हैं एक पीस तो उसका कॉस्ट होता है 12.45। तो जब आप 2 पीस खरीदेंगे तो उसका कॉस्ट कितना आएगा ये आपको बताना है। तो करना क्या है, बहुत सिंपल है। स्टेटमेंट में हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो तो मैं लिख देता हूँ, गिवन कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर ₹12.45, thus cost of 75 erasers is equal to ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेना है, ये मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सिंपल है। मल्टीप्लाई करना आपने सीखा ही है ऑलरेडी प्रीवियस पार्ट में, तो मल्टीप्लाई कर लेना, जो आएगा वही आंसर होगा। स्टेटमेंट मैंने लिख दिया है तो प्रॉपर स्टेटमेंट देखकर आप लोग उसको करेंगे सॉल्व। अब ये एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, मतलब आपके बुक में और भी 1-2 क्वेश्चन होंगे बट वो सब जैसे मैंने बताया वैसे मिलते जुलते हैं, आप आसानी से बना लेंगे। इसको समझते हैं, थोड़ा डिफरेंट है। क्या कहता है, प्राइस ऑफ 13 चेयर्स, मतलब 13 चेयर्स को जब आप खरीदेंगे तो आपको कितना प्राइस देना पड़ेगा 45,773। ठीक है ना, 13 चेयर्स को जब आप परचेज करेंगे तो उसका कॉस्ट होगा 45,773। तो व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 20 सच चेयर्स बी, मतलब वैसा ही चेयर अगर और मतलब 20 को खरीदना हो सॉरी, तो उसी तरह का चेयर अगर आप 20 पीसेस खरीदेंगे तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास 13 चेयर्स का प्राइस है और आपको 20 सच चेयर्स का प्राइस निकालना है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको हमेशा सिंगल यूनिट का प्राइस निकालना पड़ता है ना। अभी हमें 13 चेयर्स का तो पता है लेकिन 1 चेयर्स का पता नहीं। 1 चेयर्स का पता तब ना 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 चेयर का तो पता ही नहीं है, तो 1 चेयर का कैसे निकालेंगे, यही बात समझ लेते हैं। तो चलिए पहले स्टेटमेंट को लिखते हुए समझते हैं इसको। गिवन कॉस्ट ऑफ 13 चेयर्स, ठीक है 45,773। तो 13 चेयर्स का ये कॉस्ट है। अब हमको 20 चेयर्स का कॉस्ट निकालना है। तो जैसे अभी आपने इसके पहले जो क्वेश्चन बनाया था
तो एक चेयर का, एक इरेजर का कॉस्ट पता था तो आपने जितना खरीदना था उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको तो एक चेयर का कॉस्ट यहाँ पता ही नहीं है, तो आपको तो पहले एक चेयर का कॉस्ट निकालना पड़ेगा ना। तो कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए, कॉस्ट ऑफ वन चेयर थर्टीन से डिवाइड कर देंगे, है ना, क्योंकि 13 चेयर का कॉस्ट इतना है, तो वन चेयर का कॉस्ट निकालने के लिए 13 से डिवाइड कर देंगे। तो करिए, यहीं पे करेंगे। तो 13 3 ज़ा 39, 6 7, 13 5 ज़ा 65, तो 2 7, फिर 13 2 ज़ा 26, 1 3, 13 1 ज़ा 13, कैंसिल, मतलब कितना आ गया 3521, मतलब रुपीज़ 3521। ये कॉस्ट है एक चेयर का। अब जब हमको एक कॉस्ट का चेयर पता चल गया तो अब हम 20 चेयर्स का भी कॉस्ट आसानी से निकालेंगे। 20 का जितना मर्जी चेयर का कॉस्ट निकाल लेंगे उसके जैसा। तो अब हम लोग बस यहाँ पे लिख देते हैं थर्स कॉस्ट ऑफ 20 चेयर्स इज इक्वल टू, ये एक चेयर का कॉस्ट लिख लीजिए और फिर 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब फिर सिमिलरली जैसे अभी पिछली बार आपको मैंने मल्टीप्लाई करने के बोला था, यहाँ पे आप कर लेंगे, जो आएगा वही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना, जो भी मल्टीप्लाई में आपका आंसर आएगा वही होगा द प्राइस ऑफ 20 चेयर्स। ओके, तो इसी तरह से ऑलमोस्ट जो क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो मैंने बता दिया है। अब एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, उसको हम लोग समझ लेते हैं, और वो है एस्टिमेटिंग मनी। तो एस्टिमेट कैसे करते हैं, जैसे सपोज कीजिए एक दिया है मनी, आपको अमाउंट दिया है ₹48.56, तो इसका मतलब क्या होता है 48 रुपीज़ 56 पैसे, है ना, 48 रुपीज़ 56 पैसे, यही इसका मतलब हुआ। अब आपको क्या करना है कि ये देखना है कि जो पैसा है वो कितना है। अगर पैसा 50 हो या 50 से ज़्यादा हो तो हम लोग जब राउंड ऑफ करेंगे तो क्या करेंगे कि ये जो रुपीज़ है उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो 48 रुपीज़ है तो इसको कर देंगे 49, बस यही तो करना है। 48 रुपीज़ था, 49 कर दिए, ठीक है ना। अब एक और एग्जांपल दीजिए, सपोज कि जो रुपीज़ 170 या 28 है, .48 48 है इस बार। अब इसको आपको राउंड ऑफ करना है टू नियरेस्ट रुपी। राउंड ऑफ करना मतलब नियरेस्ट रुपी में राउंड ऑफ करना, मतलब ये जो पैसे वाला पार्ट है उसको रिमूव करना है। तो पैसे वाला पार्ट को रिमूव करने के लिए क्या देखेंगे कि ये जो पैसा है वो 50 से कम है या ज़्यादा। तो अगर कम होगा तो जितना रुपीज़ है उतना ही लिख देंगे, यानी 128, दैट्स इट। अब अगर आपको कहा जाए कि आप मतलब सम फाइंड करें, है ना, एस्टिमेट करके सम फाइंड करें, जैसे क्वेश्चन है एस्टिमेट करके सम फाइंड करना है, रुपीज़ 25.65 प्लस रुपीज़ 81.29, इसका हमको सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम इसका ये करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे टू नियरेस्ट रुपी में। तो क्या करेंगे, देखिए, तो वही पैसे वाला चेक करेंगे, 65 है तो ये क्या हो जाएगा, एक रुपीज़ में 1 ऐड कर देंगे। अब यहाँ क्या है, पैसे में 29 है, 50 से कम है तो इसमें ऐड नहीं करेंगे, ये 81 ही रहेगा। अब इसको आप ऐड कर देंगे 26 और 81 को, कहीं भी रफ में ऐड करिए, 81 26 107, मतलब इसका आंसर हो गया रुपीज़ 107, दैट्स इट। ठीक है ना। तो इसी तरह से हम लोग को एस्टिमेट कर सकते हैं मनी को, कुछ नहीं है, बस हमको पैसे का पार्ट देखना है। पैसे का पार्ट
अगर 50 से ज़्यादा है तो रुपीज़ में 1 ऐड कर देंगे, और 50 से कम है तो नहीं ऐड करेंगे, मतलब जितना है उतना ही लिख देंगे, दैट्स ऑल। तो इसी के साथ हम लोग का ये जो टॉपिक है मनी वो कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले पार्ट में एक अलग टॉपिक के साथ। लेकिन उससे पहले वीडियो को एंड करने से पहले एक बार हम लोग थोड़ा इसको देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने क्या पढ़ा, तो इसमें कन्वर्जन ऑफ मनी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ मनी, और साथ ही साथ कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स और एस्टिमेशन ऑफ मनी पढ़ा है ना। और चलिए बस इतना ही है, रहने देते हैं। ओके, वीडियो कहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।